हेलो दोस्तों, क्लासरूम 21 में आपका स्वागत है। मैं हूं सुजीत कुमार और हम देखने वाले हैं आज इटली का एकीकरण। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है कि इटली का एकीकरण कब पूरा हुआ था? 1871 में। शुरू कब से हुआ था? अब 1848 से ही शुरू हो गया था। दूसरा क्वेश्चन है कि इटली के एकीकरण का प्रमुख नेता कौन था? कैबोर। दो और व्यक्ति थे, मैजनी और गैरिबाल्डी। तीसरा क्वेश्चन है कि इटली के एकीकरण के समय इटली का राजा कौन था? विक्टर इमैनुअल द्वितीय। चौथा क्वेश्चन है कि इटली का सबसे महत्वपूर्ण क्रांतिकारी कौन था? गिउसेप गैरिबाल्डी। तीन व्यक्ति थे, एक था काउंट काबूर, एक था मैजनी और तीसरे थे गैरिबाल्डी। ये तीन व्यक्ति थे जिनका महत्वपूर्ण योगदान था इटली के एकीकरण में। एक तो पीएम थे काउंट काबूर, मैजनी जो थे एक विचारक थे और गैरिबाल्डी जो थे एक क्रांतिकारी थे। पांचवा क्वेश्चन है कि इटली के एकीकरण के लिए गिउसेप गैरिबाल्डी ने कौन सी सेना बनाई थी? रेड शर्ट नाम की सेना थी। एक क्रांतिकारी था इसके पास अपनी सेना थी रेड शर्ट नाम के। इसी की मदद से लड़ा और दो स्टेट नेपल्स और सिसिली को जीत लिया था। ठीक है ना। छठा क्वेश्चन है कैबोर किस राज्य का प्रधानमंत्री था? काउंट कैबोर बताया, महत्वपूर्ण व्यक्ति था। ये इटली के एकीकरण में महत्वपूर्ण योगदान था। ये सार्डिनिया पिंटमोंट का पीएम था। यहाँ के राजा कौन थे? विक्टर इमैनुअल द्वितीय ये राजा था, इसी के अंडर ये पीएम था। ये काउंट काबूर पीएम था। कहाँ का? पिटमोंट सार्डिनिया का। इटली में जो है 13 राज्यों का जो है स्वतंत्र राज्यों का जो है क्षेत्र था, उसी में एक स्टेट था पिटमोंट सार्डिनिया जो स्वतंत्र था। बाकी जो स्टेट हैं वो किसी न किसी रूप से प्रभाव में थे दूसरे देश के। कोई फ्रांस के प्रभाव में था, कोई ऑस्ट्रिया के प्रभाव में था, इस प्रकार से। और उन्हीं से आज़ाद करा के इटली को एकीकरण करना था। और वो किसके नेतृत्व में हुआ? तो पिटमोंट सार्डिनिया के। राजा कौन था? विक्टर इमैनुअल। पीएम कौन था? काउंट काबूर। और किसकी मदद मिला? तो मदद तो जो है गैरिबाल्डी और मैजनी, ये दो इन लोगों ने ही मदद किया। ठीक है, इनसे मिलकर इटली का एकीकरण करते हैं। इटली के एकीकरण में किस राज्य की मुख्य भूमिका थी? पिटमोंट सार्डिनिया के प्रधानमंत्री काउंट काबूर थे। राजा भी यहीं के थे। यही सिर्फ एक स्वतंत्र स्टेट था, इसी के नेतृत्व में इटली का एकीकरण हुआ था। पिटमोंट सार्डिनिया नाम याद रखिएगा। आठवां क्वेश्चन की इटली के एकीकरण में सबसे महत्वपूर्ण युद्ध कौन सा था? सोल्फेरिनो का युद्ध 1864 में होता है। यह ऑस्ट्रिया के विरुद्ध में होता है, ठीक ना। और जीत लिया जाता है क्या? लोम्बार्डी एक और स्टेट है। ये सार्डिनिया पिटमोंट जो है ये लोम्बार्डी को जीत लेते हैं और इसको जो है इटली में मिला लेते हैं। तो ये फर्स्ट स्टेट था जिसको जीत के इटली में मिलाया गया था। और ये कब हुआ था? 1859 में, सोल्फेरिनो के युद्ध में। ठीक है। 9वां क्वेश्चन है गिउसेप गैरिबाल्डी का जन्म कब हुआ था? तो ये 1807 में जन्म हुआ था इटली में। 10वां क्वेश्चन है काबूर की मृत्यु कब हुई थी? काउंट काबूर इसका पूरा नाम था, काउंट काबूर। 1861 में ये इसकी मृत्यु हो गई थी। 11वां क्वेश्चन है गिउसेप मैजनी कौन था? तो यह इटली के एकीकरण का विचारक और नेता था। यह यंग इटली का जो है यह यंग इटली का संस्थापक भी था, ठीक ना। और इसकी स्थापना कब किया था? 1831 में यंग इटली का यह स्थापना किया हुआ था। यंग इटली एक ऐसी जो संस्था होती है जो इटली के लोगों में राष्ट्रवाद भरती है। इसी के बाद इटली के एकीकरण का भावना जागता है, इटली के एकीकरण की भावना जागता है। 12वां क्वेश्चन है कि यंग इटली आंदोलन किसने शुरू किया? गिउसेप मैजनी ने। कब? 1831 में किया था। 13वां क्वेश्चन है कि किस राजनीतिक सिद्धांत पर आधारित था इटली का एकीकरण? किस राजनीतिक सिद्धांत पर? तो राष्ट्रवाद पर। यंग इटली जिसने राष्ट्रवाद का उदय किया, इटली में राष्ट्रवाद का उदय किया, फिर इटली के एकीकरण की विचारधारा उन लोगों में जागी। वैसे याद रखिएगा मैजनी को कहा जाता है इटली का हार्ट मतलब दिल, इटली का दिल कहा जाता है मैजनी को। इन्होंने इन सबके दिल में राष्ट्रवाद का उदय करवाया था। कैबोर किस प्रकार की नीति का समर्थन करता था? तो रियल पॉलिटिक्स। जो बिस्मार्क है, बिस्मार्क जर्मनी के एकीकरण के जो नेतृत्व करता है बिस्मार्क, उन्हीं की विचारधारा थी रियल पॉलिटिक्स। उसमें ही काबूर इटली का पीएम भी उसी में विश्वास करता था। ठीक है। सोल्फेरिनो युद्ध किन दो देशों के बीच लड़ा गया था? फ्रांस और ऑस्ट्रिया के बीच लड़ा गया था। 1859 में लड़ा गया था। 1859 में इस लड़ाई का फायदा उठा के जो है पिटमोंट सार्डिनिया जहाँ का पीएम है कैबोर, इसने एक स्टेट जीत लिया, 13 में से एक स्टेट जीत लिया लोम्बार्डी, और इसको मिला लिया खुद में। इस प्रकार से इटली के एकीकरण की शुरुआत होता है। 16वां क्वेश्चन है इटली के एकीकरण में फ्रांस का सहयोग किसने प्राप्त किया? कैबोर ने। फ्रांस ने इटली के एकीकरण में साथ दिया था। इटली के एकीकरण में किस देश का विरोध
मतलब किस देश का विरोध किया जा रहा था? ऑस्ट्रिया का इटली के कम से कम 5 स्टेट पर अप्रत्यक्ष या प्रत्यक्ष रूप से प्रभाव था, और इससे आजाद करा के ही यही ऑस्ट्रिया एक ऐसा देश था जो जर्मनी के एकीकरण का विरोधी था और इटली के एकीकरण के भी विरोधी था। तो सारी लड़ाई इसी से हो रही थी, दोनों के एकीकरण में। जर्मनी भी इसी से लड़ा था और अब इटली भी इसी से लड़ रहा है, जिसमें साथ कौन दे रहा है? फ्रांस साथ दे रहा है। 18वां क्वेश्चन है कि गैरिबाल्डी ने किस क्षेत्र को जीतकर विक्टर इमैनुअल द्वितीय को देता है? तो गैरिबाल्डी एक क्रांतिकारी है जिसका अपना जो है सेना है रेड शर्ट अपना सेना है। इसको भेजा जाता है इटली के 2 स्टेट को जीतने के लिए, सिसिली और नेपल्स को जीतने के लिए, जो कि इटली के सबसे दक्षिण में है। मेडिटेरियन सी है जो भूमध्य सागर से सटा हुआ जो है सिसिली और नेपल्स, उसको जीत लेता है इमैनुअल द्वितीय, वहाँ के इटली के राजा इसके कहने पर। कैबोर जो है इटली का जो पीएम है, इटली का पीएम किस विचारधारा का समर्थक है? तो संवैधानिक राजतंत्र। राजा तो हो देश में, लेकिन वो संविधान के अनुसार चले, न कि अपनी मर्जी के अनुसार, ठीक ना। तो संवैधानिक राजतंत्र उसी को कहते हैं। मतलब देश में एक संविधान लागू रहेगा, सारे जो शक्ति प्राप्त होगी उसी संविधान के अनुसार प्राप्त होगी। 20वां क्वेश्चन है किस वर्ष रोम इटली का हिस्सा बना? 1870 में, जो रोम को सबसे लास्ट में मिलाया गया था। सबसे पहले किसको मिलाया गया? लोम्बार्डी को मिलाया गया 1859 में लड़ाई जब हुआ। इटली के एकीकरण में फ्रांस के किस राजा ने मदद की थी? नेपोलियन तृतीय। आपको पता है जर्मनी का एकीकरण हो रहा था, तो लास्ट में इसी से लड़के जर्मन का एकीकरण किया गया था। इसी से लड़के नेपोलियन तृतीय से ही लड़के जर्मनी का जो एकीकरण है वो संभव हो पाया था। और इटली के एकीकरण में खुद मदद कर रहा था, इटली का ऑस्ट्रिया के खिलाफ कर रहा था, ठीक ना। 22वां कि कैबोर की विदेश नीति का मुख्य उद्देश्य क्या था? ऑस्ट्रिया को हराना। ऑस्ट्रिया का जो है इटली के 5 स्टेट पर अप्रत्यक्ष रूप से जो है कब्जा था, बाकी पे फ्रांस का भी था बाकी पे। तो सबसे पहले तो ऑस्ट्रिया को ही हराना था इटली को ये करने के लिए, तो यही सबसे मुख्य विरोधी था। इटली का एकीकरण कितने चरणों में हुआ? कुल 3 चरण में हुआ था। फर्स्ट चरण में जो है लोम्बार्डी को जीता गया। सेकंड चरण में ऑस्ट्रिया के प्रभाव में जो 3 स्टेट थे, परमा, मोडेना और अस्किनी को जीता गया। इसको टस्किनी को जीता गया था। तीसरा चरण में क्या होता है? तीसरा चरण में गैरिबाल्डी को भेजा जाता है पेपल्स और सिसिली को जीतने के लिए। इस प्रकार से सब स्टेट को जीत लिया जाता है। 24वां क्वेश्चन है इटली के एकीकरण के दौरान इटली कितने राज्यों में बटा हुआ था? तो लगभग प्रमुख 7 राज्यों में बटा हुआ था। ऑस्ट्रिया के खिलाफ सेल्फिनो की लड़ाई में इस देश ने पीटमोट का साथ दिया। फ्रांस ने पीटमोट सार्डिनिया का साथ दिया। और कौन सा स्टेट जीत लिया गया? लोम्बार्डी को जीत लिया गया था। 26वां क्वेश्चन है गैरिबाल्डी का प्रसिद्ध मार्च कौन सा था? सिसिली से नेपल्स तक का अभियान, और ये दोनों को जीत लेता है 1870 में जीत लेता है सिसिली और नेपल्स को। तो क्वेश्चन है कि मैजनी का जन्म कब हुआ था? 1807 में जन्म हुआ था मैजनी का। प्लेबिसाइड का आयोजन किस उद्देश्य से किया गया था? प्लेबिसाइड होता है किसी भी मुद्दे पर लोगों की राय को जानना, तो इसीलिए किया गया था कि लोगों की इच्छा जानने के लिए कि इटली का हिस्सा बनना चाहते हैं या नहीं। कहाँ परमा, मोडेना, टस्किनी, इस तीनों में ये आयोजन कराया गया था। लोम्बार्डी इटली का हिस्सा कब बना? 1859 में, जिसमें फर्स्ट लड़ाई होती है और लोम्बार्डी को जीत लिया जाता है। पहला स्टेट था जो इटली में शामिल हुआ था। 30वां क्वेश्चन है वेनेटिया इटली में कब शामिल हुआ? 1866 में वेनेटिया जो है इटली में शामिल हुआ। 31वां क्वेश्चन है कि इटली का राष्ट्रगान किसने लिखा? तो गोफ्रेडो मोमेली ने इटली का राष्ट्रगान लिखा था। इटली के एकीकरण में सबसे पहले रोम किसके नियंत्रण में था? तो पोप के नियंत्रण में था। रोम जो है पहले पोप के नियंत्रण में था, फिर इनसे जीत लिया जाता है रोम। और वेटिकन सिटी जो है एक छोटा सा हिस्सा पोप को दे दिया जाता है। वेटिकन सिटी आज भी स्वतंत्र एक देश है इटली के अंदर ही। 33वां क्वेश्चन है कैबोर की नीति का मुख्य उद्देश्य क्या था? पीटमोट सार्डिनिया को शक्तिशाली बनाना और इटली का एकीकरण करना। जैसे बिस्मार्क का उद्देश्य था प्रसा को शक्तिशाली बनाना और जर्मनी का एकीकरण करना। 34वां क्वेश्चन है किस वर्ष इटली के सभी राज्य एक हो गए? तो 1871 में, जब जर्मनी का एकीकरण हो गया था उसी टाइम इटली का भी एकीकरण हो गया था। 35वां क्वेश्चन है परमा मोडेना कब इटली में शामिल हुआ? तो 1860 में शामिल हो गया परमा और मोडेना। यहाँ क्या किया गया था? प्लेबिसाइड कराया गया था। परमा मोडेना टस्कनी में प्लेबिसाइड कराया गया था। लोग बोले कि हाँ हम इटली में शामिल होना चाहते हैं। इटली का सबसे बड़ा शत्रु कौन था? ऑस्ट्रिया था। ऑस्ट्रिया जर्मनी का भी सबसे बड़ा ही शत्रु था स्टार्टिंग में, एकीकरण में कहिए, बाद में तो उसका सबसे बड़ा दोस्त बनता है, पर दोनों इसी के विरुद्ध लड़ रहे थे अपने देश को एक करने के लिए। 37वां क्वेश्चन है कि नेपोलियन तृतीय ने ऑस्ट्रिया के खिलाफ इटली की मदद क्यों की? ऑस्ट्रिया को कमजोर करने और इटली में फ्रांसीसी प्रभाव को बढ़ाने के लिए। जैसा कि आपको पता है कि ऑस्ट्रिया का 5 स्टेट पर, इटली के 5 स्टेट पर तो प्रभाव रहता है, तो फ्रांस सोचता है कि ये जो है
ऑस्ट्रिया इटली में कमज़ोर होगा और वहाँ जो है फ्रांस का दबदबा बढ़ेगा। फ्रांस का दबदबा वैसे भी इटली में रोम पर था, सिसिली पे था, रोम पे, सिसिली पे और पेपल्स स्टेट पर भी था फ्रांस का अप्रत्यक्ष रूप से। तो और क्षेत्रों में वो बढ़ाना चाहता था, पर इसका उल्टा होता है, वो जर्मनी में भी फ्रांस हार जाता है, जर्मनी में भी फ्रांस हार जाता है और इटली में तो हारता ही है। 38वां क्वेश्चन कि यंग इटली संगठन का लक्ष्य क्या था? तो इटली का एकीकरण। यंग इटली की स्थापना किसने करी थी? तो मैजनी ने। कब करी थी? 1831 में। मैजनी को क्या कहा जाता है? मैजनी को इटली का हार्ट कहा जाता है, इटली का हार्ट कहा जाता है। रोम इटली का हिस्सा कैसे बना? फ्रांस के हटने के बाद इटली ने रोम पर कब्जा कर लिया, रोम पर कब्जा कर लिया। तो रोम से फ्रांस क्यों हटा? क्योंकि उसी टाइम में आपको पता है जर्मनी से इसका युद्ध हो जाता है, जर्मनी से फ्रांस का युद्ध हो जाता है, जिस सेना को वहाँ से हटा के वो जर्मनी के खिलाफ लगा देता है। इस टाइम का मतलब फ़ायदा उठा के इटली जो है रोम पर कब्जा कर लेता है और वहाँ जो पोप होते हैं, पोप जो है ईसाइयों का सबसे बड़े धार्मिक गुरु होते हैं, जैसे हिंदुओं का शंकराचार्य होते हैं, उसी प्रकार से पोप होते हैं। तो पोप का जो है बेइज्जती ना हो इसलिए उन्हें एक वेटिकन सिटी नाम के देश दे दिया जाता है जहाँ वो अपना राज कर सकते थे। 40वां क्वेश्चन है कि गैरिबाल्डी के रेड शर्ट अभियान की सफलता किसके खिलाफ थी? नेपल्स और सिसिली। नेपल्स और सिसिली में भी फ्रांस का जो है प्रभुत्व था, फ्रांस का प्रभुत्व था नेपल्स सिसिली में, इसलिए एक क्रांतिकारी को भेजा गया था वहाँ सीधे, जो एक देश ने हमला नहीं किया था, क्योंकि स्वतंत्र देश जो था पिडमोंट सार्डिनिया, वहाँ का पीएम काउंट काबूल था, तो डायरेक्ट इसने हमला नहीं किया, वो एक क्रांतिकारी को भेजा गैरिबाल्डी को, जो नेपल्स और सिसिली को जीत लेता है। 41वां क्वेश्चन है कि काबुल की नीति किस देश से प्रेरित थी? तो ब्रिटेन से प्रेरित थी। मैजनी का प्रमुख योगदान क्या है? यंग इटली आंदोलन और राष्ट्रवाद विचारधारा का प्रचार करना इटली में। इसी के बाद तो लोगों को लगा कि हाँ हमें एक होना चाहिए, इटली को एक होना चाहिए, क्योंकि भौगोलिक रूप से एक था, सांस्कृतिक रूप से एक था और जो है समानता तो वो सभी राज्यों में समान थी। सार्डिनिया पिडमोंट की राजधानी शहर कौन सा था? ट्यूरिन जो है सार्डिनिया पिडमोंट का राजधानी था। 44वां क्वेश्चन है कि इटली के एकीकरण के समय किस शहर को इटली की राजधानी घोषित किया गया? तो रोम को, जहाँ पोप रहते थे, पोप को दे दिया गया वेटिकन सिटी और इटली की राजधानी क्या हो गया? रोम। आप मैप देखिएगा तो इटली तो है, उसी में बीच में सिर्फ एक बिंदु टाइप वेटिकन सिटी है। 45वां क्वेश्चन है काबुल का लक्ष्य क्या था? इटली को एक शक्तिशाली और स्वतंत्र राष्ट्र बनाना। इनका लक्ष्य था पिडमोंट सार्डिनिया को भी शक्तिशाली बनाना और इटली का एकीकरण करना, पिडमोंट सार्डिनिया को। और अब इटली जब बन जाएगा तो इटली को एक शक्तिशाली और स्वतंत्र राष्ट्र बनाना इनका प्रमुख लक्ष्य था। 46वां क्वेश्चन है कि गैरिबाल्डी ने रेड शर्ट अभियान कब शुरू किया? 1860 में जो है रेड शर्ट अभियान शुरू करता है। इटली के एकीकरण से पहले सिसिली का शासक कौन था? तो नेपल्स का राजा। ये फ्रांस का कोई रिश्तेदार था, फ्रांस का रिश्तेदार था। मैजनी का लक्ष्य क्या था? इटली को गणराज्य बनाना। गणराज्य में क्या रहेंगे? राजा नहीं रहते, किंग नहीं रहेंगे। इटली के एकीकरण का विरोध किसने किया? तो ऑस्ट्रिया, पोप और कुछ स्थानीय शासकों ने विरोध किया। 50वां क्वेश्चन है कि सार्डिनिया पिडमोंट ने फ्रांस के साथ किस संधि पर हस्ताक्षर किया? प्लोमी बियर्स की संधि। इसमें फ्रांस को साथ देना था पिडमोंट सार्डिनिया का। प्लोमी बियर्स की संधि कब हुआ था? 1858 में, जब एक लड़ाई भी हुआ था ऑस्ट्रिया के साथ, जहां लोम्बार्डी को जीत के सबसे पहले ये इटली में मिलाया जाता है। 52वां क्वेश्चन है कि काउंट काबूल ने पिडमोंट को कैसे मजबूत किया? आर्थिक और सैन्य सुधारों के माध्यम से, मतलब आर्थिक रूप से पहले ताकतवर बनाया और सैन्य ताकत को मजबूत किया। 53वां क्वेश्चन है कि इटली के एकीकरण का सबसे महत्वपूर्ण युद्ध कौन सा था? सोल्फेरिनो, जो 1858 में हुआ था। सोल्फेरिनो 1858 में हुआ था, जहां लोम्बार्डी को जीत लिया जाता है ऑस्ट्रिया से। 54वां क्वेश्चन है कि मैजनी ने किस पुस्तक के माध्यम से राष्ट्रवाद का प्रचार किया? ड्यूटीज ऑफ मैन। मैन का मतलब आदमियों का कर्तव्य, ड्यूटीज ऑफ मैन, आदमियों का कर्तव्य क्या है, इसके माध्यम से उन्होंने राष्ट्रवाद का प्रचार किया था। 55वां क्वेश्चन है कि विक्टर इमैनुअल द्वितीय का शासनकाल कब समाप्त हुआ? 1878 में समाप्त हुआ। 1871 में जो है इटली का एकीकरण हो गया। उसके 7 साल तक उन्होंने इटली पर राज किया, उसके बाद इनका शासन समाप्त होता है। इटली के एकीकरण ने किस वर्ष द्वितीय स्वतंत्रता युद्ध हुआ? 1859। द्वितीय स्वतंत्रता युद्ध वही सेल्फेरिनो का युद्ध जो बताया, सेल्फेरिनो का जो युद्ध हुआ था 1859 में, जिसमें लोम्बार्डी जीता गया था, तो उसी को द्वितीय स्वतंत्रता युद्ध कहा जाता है। 57 क्वेश्चन भी वही है कि नेपोलियन तृतीय ने ऑस्ट्रिया के खिलाफ किस युद्ध में इटली का मदद किया था? तो वही द्वितीय स्वतंत्रता युद्ध में, क्या कह सकते हैं, सेल्फेरिनो के युद्ध में। 58वां क्वेश्चन है कि इटली के एकीकरण के बाद काबुल का मुख्य लक्ष्य क्या था? रोम को इटली में शामिल करना। रोम जो है सबसे पहले तो उस पर फ्रांस का भी, जो फ्रांस इटली का मदद करता है उसका उस पर प्रभाव रहता है। उसके बाद पोप का भी प्रभाव रहता है, वो पोप के अंडर रहता है रोम।
जो कि धार्मिक गुरु होते हैं, तो ऐसे के खिलाफ लड़ना मतलब खुद के पर कुल्हाड़ी मारने जाता है। तो ये इनका मुख्य लक्ष्य हो जाता है इटली के एकीकरण करने के लिए। और बाद में ऐसा होता भी है जब 1871 में जर्मनी के जो है जर्मनी से फ्रांस युद्ध में उलझ जाता है जर्मनी से, तो उस समय वो जो है रोम को जीत लेते हैं। 1860 में कौन सा क्षेत्र इटली में शामिल हुआ? तो परमा, मोरेना, टस्कनी और सिसिली, जहाँ प्लेबिसाइट हुआ था। प्लेबिसाइट मतलब लोगों से चुनाव कराया गया था कि आप इटली में शामिल होना चाहते हैं या नहीं। 1866 में इटली ने वेटिनिया किससे जीता? तो ऑस्ट्रिया से वेटिनिया जीत लिया। कैबोर किस पार्टी का नेता था? आपको पता है यह पीएम था विक्टर एमेनुअल द्वितीय के नेतृत्व में यह पीएम था। और पार्टी का नेता किस पार्टी का था? तो लिबरल पार्टी का नेता था। 62 की इटली के एकीकरण में किसने कूटनीति की महत्वपूर्ण भूमिका निभाई? तो काउंट काबूर पीएम था जिसने ही कूटनीति की। 63वां क्वेश्चन कि काबूल का प्रमुख सहयोगी कौन था? नेपोलियन तृतीय, फ्रांस का जो है किंग। काबूल ने नेपोलियन तृतीय के साथ कौन सी योजना बनाई? ऑस्ट्रिया को हराकर उत्तरी इटली को स्वतंत्र करना। बाद में फ्रांस को ये धोखा दे देता है। इसके प्रभाव वाले क्षेत्र को भी गैरिबाल्डी की मदद से, और जब ये युद्ध में उलझता है तो रोम को भी जीत लिया जाता है। 65वां क्वेश्चन है कि गैरिबाल्डी का सबसे प्रसिद्ध नारा क्या था? इटली और विक्टर एमेनुअल के लिए गैरिबाल्डी का सबसे बड़ा नारा था। 66 मैजनी ने इटली को किस प्रकार के शासन का समर्थन किया? तो गणराज का, जिसमें किंग ना हो। जबकि जो वहाँ का काउंट काबूल जो पीएम था उसने कैसा शासन का समर्थन किया? तो संवैधानिक राजतंत्र, जिसमें राजा भी हो और संविधान भी हो। काउंट काबूल का इटली के एकीकरण में क्या योगदान था? उसने कूटनीति सहायता के माध्यम से उत्तरी और मध्य इटली का एकीकरण किया। उसके बाद इसकी मौत हो जाती है। दक्षिण का एकीकरण किसने किया था? तो गैरिबाल्डी ने। रोम का किसने किया? तो रोम का जो है विक्टर एमेनुअल जो वहाँ का किंग था। 68वां क्वेश्चन है कि गैरिबाल्डी ने किस अभियान का नेतृत्व किया था? तो दक्षिण इटली का विजय अभियान। सिसिली और नेपल्स को जीता था गैरिबाल्डी ने अपनी सेना रेड शर्ट के मदद से। 69वां क्वेश्चन है कि काबूल ने इटली के एकीकरण के लिए किस देश के साथ गठबंधन किया था? तो फ्रांस के साथ गठबंधन तो किया, बाद में फ्रांस को ही धोखा दे दिया। 71वां क्वेश्चन है कि काबूल का सबसे बड़ा राजनीतिक विरोधी कौन था? तो मैजनी काबूल का सबसे बड़ा राजनीतिक विरोधी था, क्योंकि एक गणराज बनाना चाहता था। गणराज में क्या होता है? सिर्फ संविधान होता है, किंग नहीं। जबकि काबूल क्या बनाना चाहता था? किंग भी हो और संविधान भी हो, ठीक ना। 72 किस संगठन का उद्देश्य इटली का एकीकरण था? तो एक यंग इटली, जिसकी स्थापना मैजनी ने करी कब? 1831 में। इनका क्या था उद्देश्य? इटली का एकीकरण। सर्वप्रथम इन्होंने ही ये विचार लाया था। काबुल की राजनीति। 73वां क्वेश्चन है कि काबुल की राजनीति किस प्रकार की थी? यथार्थवादी और कूटनीति। 74वां क्वेश्चन है कि किस राज्य पर गैरिबाल्डी ने सबसे पहले हमला किया था? सिसिली पर। सिसिली और पेपल, इसी को जीतने के लिए भेजा गया था नेपल गैरिबाल्डी को। तो सिसिली पर सबसे पहले हमला किया। 75वां क्वेश्चन है मैजनी की विचारधारा क्या थी? प्रजातांत्रिक राष्ट्रवाद, जिसमें कोई राजा ना हो। काबुल ने किस क्षेत्रीय साम्राज्य को कमजोर करने के लिए काम किया? ऑस्ट्रिया हंगरी साम्राज्य को कमजोर किया। काबुल ने किस युद्ध के बाद ऑस्ट्रिया को उत्तरी इटली से बाहर निकाल दिया? सोल्फेरिनो 1859 में हुआ था। लोम्बार्डी को जीता गया था। बाद में परमा, मोडेना, टस्कनी को प्लेबिसाइट द्वारा इटली में लिया गया था 1860 में। 78 क्वेश्चन है कि इटली का एकीकरण किसके नेतृत्व में हुआ? तो पिटमोट सार्डिनिया यह स्टेट है। राजा वहाँ कौन है? तो विक्टर एमेनुअल के नेतृत्व में। 79वां क्वेश्चन है कि मैजनी को किस वर्ष निर्वासित किया गया था? यंग इटली जब बना, यंग इटली बना तो उसी वर्ष इसके विचारधाराओं से जो है सहमत नहीं थे, इसलिए इनको निर्वासित कर दिया गया था इटली से 1831 में। यूसेफ गैरिबाल्डी की सेना का प्रतीक रंग क्या था? लाल, रेड शर्ट के कारण लाल जो है प्रतीक रंग था। 81वां क्वेश्चन है कि काबुल की आर्थिक नीति किस पर आधारित थी? आधुनिकीकरण और उद्योगीकरण। गैरिबाल्डी का सबसे बड़ा अभियान कौन सा था? दक्षिण इटली की और सिसिली पर विजय, जो गैरिबाल्डी का जो है सबसे बड़ा अभियान था। इटली के एकीकरण के दौरान किस देश का सबसे अधिक प्रभाव था? फ्रांस का। फ्रांस ने इटली का मदद किया था। कैबल की राजनीति शैली को क्या कहा जाता है? तो रियल पॉलिटिक्स। बिस्मार्क के जो है पॉलिटिक्स को भी रियल पॉलिटिक्स कहा जाता है। 85वां क्वेश्चन है कि कैबोर के प्रमुख कूटनीतिक उपलब्धि क्या है? फ्रांस के सहयोग प्राप्त करना और ऑस्ट्रिया को जो है हराना। 86वां क्वेश्चन है कि इटली के एकीकरण का सबसे बड़ा परिणाम क्या है? पूरे इटली का एक राष्ट्र के रूप में गठन। 87वां क्वेश्चन है कि इटली के एकीकरण में फ्रांस का क्या योगदान है? फ्रांस ने ऑस्ट्रिया के खिलाफ युद्ध में पिटमोट की मदद करी थी। 88वां क्वेश्चन है कि 1860 में गैरिबाल्डी ने कौन से
प्रसिद्ध शहर को जीता था? तो गैरिबाल्डी ने जीता सिसिली को और नेपल्स को। 89वां क्वेश्चन है कि गिउसेप मैजनी ने अपने विचारों का प्रचार कहाँ किया? यूरोप भर में। जब उसे निर्वासित कर दिया गया 1831 में, तो ये बाकी यूरोप में भी इटली के एकीकरण के बात को उठाता रहता था मैजनी। गिउसेप मैजनी की विचारधारा को किसने आगे बढ़ाया? तो गैरिबाल्डी और कैवोर ने। गैरिबाल्डी भी यंग इटली का सदस्य था। मैजनी को हार्ट बोला जाता है, मैजनी को जो है हार्ट बोला जाता है, जबकि गैरिबाल्डी को जो है स्वाड तलवार बोला जाता है, और कैवोर को बोला जाता है ब्रेन, क्योंकि ये पॉलिटिक्स चलाता था, ये जो है लड़ाई करता था और ये जो है विचारों में परिवर्तन करता था। तो तीनों ने मिलकर इटली का एकीकरण कर दिया। मैजनी को हार्ट, गैरिबाल्डी को स्वाड मतलब तलवार, और काबूर को ब्रेन मतलब दिमाग बोला जाता है। तीनों की मदद से इटली का एकीकरण हो गया। कैवोर ने नेपोलियन तृतीय से किस संधि के तहत मदद मांगी थी? तो प्लोम्बी-बियर्स की संधि। 92वां क्वेश्चन है कि प्लोम्बी-बियर्स की संधि का उद्देश्य क्या था? तो ऑस्ट्रिया को हराना और इटली को एकीकृत करना। 93वां क्वेश्चन है कि इटली के एकीकरण के बाद किसे इटली का राजा घोषित किया गया? तो विक्टर इमैनुअल द्वितीय को। 94वां क्वेश्चन है कि इटली का अंतिम राजा कौन था जो एकीकृत हुआ? अंतिम राज कौन था? तो रोम अंतिम राज था। फर्स्ट राज कौन था? तो लोम्बार्डी था। अंतिम राज रोम था, जिस पे पोप का शासन था। पोप को बाद में कौन सा स्टेट दिया गया? वेटिकन सिटी दिया गया। फर्स्ट राज कौन था? लोम्बार्डी था। इटली का एकीकरण किस स्टेट का अंडर हुआ नेतृत्व में? तो पीडमोंट सार्डिनिया के नेतृत्व में। राजा कौन था? तो राजा कौन था? विक्टर इमैनुअल द्वितीय। और प्रधानमंत्री कौन थे? तो काउंट काबूर थे। और दो और कौन क्रांतिकारी थे? मैजनी और एक गैरिबाल्डी। तो ये सारे नाम याद रखिएगा। रोम इटली का हिस्सा कब बना? 1870 में। इटली का पहला प्रधानमंत्री कौन था? काउंट काबूर। लेकिन एकीकरण से पहले इसकी मृत्यु हो गई थी 1860 में। यानी बाकी 10 साल एकीकरण का जो था वो कौन संभालता है? तो विक्टर इमैनुअल द्वितीय, ठीक ना। और बाकी गैरिबाल्डी जो है वो तो है ही, ये सब संभालते हैं। गैरिबाल्डी ने किस प्रकार की सरकार का समर्थन किया था? प्रजातांत्रिक सरकार। आपको पता है कि ये जो मैजनी का समर्थक होता है और यंग इटली का सदस्य भी होता है गैरिबाल्डी। तो यंग इटली में जो प्रजातांत्रिक सरकार का मांग हो रहा था। बाकी जो है काबूर जो है संवैधानिक राजतंत्र की मांग कर रहा था। संविधान हो लेकिन राजा हो, क्योंकि प्रजातांत्रिक सरकार में राजा की कोई जरूरत नहीं। कैवोर का राजनीतिक लक्ष्य क्या था? इटली का एकीकरण, पीडमोंट को केंद्रीय भूमिका देना। मैजनी का सबसे बड़ा सपना इटली को का स्वतंत्र और गणराज्य बनाना। 100वां क्वेश्चन है कि इटली के एकीकरण के समय इटली की आर्थिक स्थिति कैसी थी? तो कमजोर थी, विशेषकर दक्षिण इटली की, तभी तो दूसरे के प्रभाव में था। बाद में मजबूत किया गया और जो है एकीकरण किया गया 1871 में। उम्मीद करते हैं दोस्तों आपको वीडियो पसंद आया होगा। आज यही 100 क्वेश्चन था। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। पूरा वीडियो देखने के लिए थैंक यू दोस्तों।